Welcome to Bio Super Neat classes online. I am Sunil Kumar. The topic for today is human reproduction. तो देखिए स्टूडेंट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम मेमोरी ग्लैंड्स को हम देख चुके थे और उसी में आज हम कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रोक पॉइंट्स देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर एक्स्ट्रा स्ट्रोक पॉइंट्स होगा वहाँ आपको एक्स्ट्रा स्ट्रोक पॉइंट्स लिखा आ जाएगा और जहाँ पर एनसीईआरटी होगी वहाँ एनसीईआरटी का मोनोग्राम आ जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी आपको लिखनी नहीं है, आपको केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं। ठीक है, तो देखिए मेरा कर्सर चल रहा है एक्स्ट्रा स्ट्रोक पॉइंट्स। एक्स्ट्रा स्ट्रोक पॉइंट्स में क्या कह रहा है? पहला पॉइंट, मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन मेल बट इट इज़ इन रूडिमेंट्री फॉर्म्स। ये कह रहा है कि मेल में भी मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, फीमेल में तो होती हैं मेमोरी ग्लैंड्स, लेकिन मेल में भी होती हैं, लेकिन वो कुछ रूडिमेंट्री फॉर्म में होती हैं। रूडिमेंट्री फॉर्म्स का मीन्स होता है कम विकसित होती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इन फीमेल द मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये कह रहा है जो फीमेल्स के अंदर जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं उनका डेवलपमेंट होता है, फीमेल्स के अंदर मेमोरी ग्लैंड्स का उनका विकास होता है, तो वो किसके प्रभाव में होता है? ईस्ट्रोजन हार्मोन्स के प्रभाव में और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के प्रभाव में होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? ये आपका नेक्स्ट पॉइंट आपका लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ एडिपोज टिश्यू डिटरमाइन द साइज एंड शेप ऑफ breast but it has nothing to do with the ability of milk प्रोडक्शन। ये कह रहा है जो फीमेल्स का जो ब्रेस्ट होता है उसका शेप और साइज डिपेंड करता है फीमेल्स के ऊपर। जो एडिपोज टिश्यू होता है उसका डिपोजिशन कितना है उसके ऊपर, उसके आधार पे डिपेंड करता है फीमेल्स का ब्रेस्ट का शेप और साइज, लेकिन इसका संबंध कोई भी मिल्क के प्रोडक्शन से नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम, 15 to 20 लैक्टिफेरस डक्ट प्रेजेंट इन ईच ब्रेस्ट। एक ब्रेस्ट के अंदर 15 से लेकर 20 लैक्टिफेरस डक्ट प्रेजेंट होती हैं ऑन द सरफेस ऑफ एरियोला। एरियोला की सरफेस पर 15 से 20 लैक्टिफेरस डक्ट प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, एक ब्रेस्ट पे। ठीक है, और कुछ न्यूमरस सीबेसस ग्लैंड प्रेजेंट एरियोला ग्लैंड्स, और कुछ सीबेसस ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं। और डायग्राम एक बार देख लीजिए, एरियोला वाला कौन सा हिस्सा है मैंने आपको दिखाया हुआ है, एक और बार देख लीजिए। ओके, मेमोरी ग्लैंड्स आर कंसाइडर्ड एज मॉडिफाइड स्वीट ग्लैंड्स। जो स्वीट ग्लैंड्स होती हैं उसी का ही मॉडिफाइड रूप होता है मेमोरी ग्लैंड्स। ओके, सीक्रेशन एंड एजुकुलेशंस ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड्स। जो मिल्क का सीक्रेशन करना और मिल्क का एजुकुलेशन करना मेमोरी ग्लैंड से, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लैक्टेशन। लैक्टेशन का मीन्स होता है मिल्क का सीक्रेशन करना और मिल्क का एजुकुलेशन करना। एजुकुलेशन का मीन्स होता है मिल्क का बाहर निकलना। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन, जो मिल्क का जो प्रोडक्शन होता है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन। जो मिल्क का जो प्रोडक्शन होता है फीमेल्स के अंदर वो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स के प्रभाव में होता है। ठीक है, मिल्क का प्रोडक्शन। ठीक है, और मिल्क का एजुकुलेशन, जो मिल्क का मतलब बाहर आना, वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन। जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है तब मिल्क का एजुकुलेशन होता है, मिल्क बाहर आता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम, क्या कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आपका कहता है मिल्क प्रोडक्शन के बारे में आपको बता चुका हूँ, मिल्क एजुकुलेशन के बारे में भी आपको बता चुका हूँ अभी। और जो ह्यूमन का जो मिल्क होता है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा पेपर में पूछा जाता है, कई बच्चे याद नहीं रखते इस बात को। जो ह्यूमन मिल्क है, ह्यूमन मिल्क के अंदर सबसे कम मात्रा में आयरन देखने के लिए मिलता है, इसलिए लिखा है पुअर इन आयरन। ह्यूमन मिल्क में सबसे कम होता है आयरन। ठीक है, और अधिक पर्याप्त मात्रा में क्या क्या होता है? केसीन होता है, प्रोटीन होता है, लैक्टोज, फैट, Na+, K+, फॉस्फेट और विटामिन, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट मिलती हैं। जैसा कि आप एक डायग्राम देख पा रहे हैं, ये एक बेबी है, बेबी ने मिल्क
बेबी ने निपल पे अपना माउथ लगाया है और उसने शक करने की उसने कोशिश करी है। जैसे ही उसने शक किया है तो निपल्स, देखिए मेरे कर्सर को, जैसे ही बेबी ने शक किया है तो ये निपल्स इन सॉरी ये लिखा है रिसेप्टर्स इन निपल्स। जैसे ही शक किया बेबी ने तो निपल्स पे जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सीधे हाइपोथैलेमस पे जाएंगे। हाइपोथैलेमस इंफॉर्मेशन देगा पोस्टर प्यूटेटरी ग्लैंड्स को देगा, और पोस्टर प्यूटेटरी ग्लैंड्स क्या करेगी, प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन, जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो प्रोलैक्टिन रिलीज होगा और मिल्क का बनना शुरू हो जाएगा, और मिल्क बनने के बाद ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा जिससे मिल्क का एजुकेशन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पूरा एक डायग्राम आपको पूरी बात को क्लियर करता है, देख लीजिए अच्छी तरह से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट आपके आगे, नेक्स्ट आपकी क्या आ गया है, एनसीईआरटी। चलिए एनसीईआरटी को देख लेते हैं एक बार। ये पूरा एनसीईआरटी का मोनोग्राम लगा हुआ है स्टूडेंट्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गैमेटोजेनेसिस इन फीमेल। गैमेटोजेनेसिस इन फीमेल का मीन्स होता है फीमेल्स के अंदर गैमेट का बनना। मेल के अंदर हमने स्पर्मेटोजेनेसिस वर्ड यूज़ किया था, स्पर्म का बनना। स्पर्म के बनने को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, और गैमेट के बनने को हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। फीमेल्स के अंदर गैमेट ओवम होता है, मेल के अंदर गैमेट्स स्पर्म होता है, याद रखिए इस बात को। तो ये पहला पॉइंट क्या कहता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड oogenesis, यानी कि oogenesis का मीन्स होता है फीमेल्स गैमेट का बनना, ओवम का बनना, विच इज मार्कली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस, जो स्पर्मेटोजेनेसिस से बिल्कुल डिफरेंट होती है। देखिए स्पर्म भी हैप्लॉइड होता है और oogenesis ओवम भी हैप्लॉइड होता है, लेकिन जो दोनों की जो प्रोसेस है बनने की वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। ठीक है, oogenesis is initiated during the embryonic development stage when a couple of million gametes mother cells oogonia are formed within each fetal ovary. No more oogonia, ये कह रहा है no more oogonia formed and added after birth। ये कह रहा है जब एक मेल बेबी होता है उसके अंदर जो गैमेटोजेनेसिस होती है, जो गैमेट्स बनते हैं वो आफ्टर बर्थ प्रोसेस शुरू होती है। ठीक है, और वो ओल्ड एज तक चलती है। लेकिन जो फीमेल्स के अंदर जो ओवम की जो प्रोसेस होती है वो फीटल अवस्था में ही, जो एम्ब्रोनिक स्टेज होती है उसी समय पर शुरू हो जाती है। और आफ्टर फीमेल्स जो बेबी होती है वो जब उसका जब पार्टूरेशन हो जाता है, पार्टूरेशन मीन्स डिलीवरी ऑफ द बेबी, जब पार्टूरेशन हो जाता है जब फीमेल बेबी का, उसके बाद कोई भी ओवोनिया, कोई भी ओवम ऐड नहीं होता है। याद रखिए इस बात को, यही बात ये लाइन आपकी कह रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, दीज सेल्स स्टार्ट डिवीजन and enter into process first of the meiotic division and get temporarily arrested at that stage called primary oocytes। देखिए मैं आपको यहाँ पर जो बेसिकली जो बात आ रही है वो सेल डिवीज़न की आ रही है। अब पता नहीं कितने बच्चों ने सेल डिवीज़न अच्छे से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी मैं आपको बात बता देता हूँ। सबसे पहले प्राइमरी oocytes बनता है, याद रखिए इस बात को, केवल इस बात को इतना याद करिए बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। सबसे पहले प्राइमरी oocytes बनता है। ईच प्राइमरी oocytes देन गेट सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स एंड इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल्स। ये कह रहा है सबसे पहले प्राइमरी oocytes बनता है और प्राइमरी oocytes के चारों ओर एक लेयर बनती है जिस लेयर को हम बोलते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स। ठीक है, और इस ग्रेनुलोसा सेल्स को हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स। फॉलिकल्स मीन्स होता है थैली। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ। ये डायग्राम देखिए, सबसे पहले ये ओवेरी है, ओवेरी का हमने ट्रांसफ़र सेक्शन किया है और ट्रांसफ़र सेक्शन करके हम ओवेरी को देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले ये आपके आगे ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, ये आप ब्लड वेसल्स देख सकते हैं। ब्लड वेसल्स के बाद ये सबसे पहले ये प्राइमरी फॉलिकल बना,
प्राइमरी फॉलिकल के बाद देन ये सेकेंडरी फॉलिकल बना, सेकेंडरी फॉलिकल के बाद देन ये टर्सरी फॉलिकल बना, और ये एंट्रम लिखा हुआ है। एंट्रम मीन्स होता है कैविटी, एक ऐसी कैविटी जिसके अंदर फ्लूइड भरा हो, इसलिए टर्सरी फॉलिकल एंट्रम। यानी कि एंट्रम मीन्स होता है एक ऐसी कैविटी जिसके अंदर फ्लूइड भरा हो, ठीक है। और टर्सरी फॉलिकल के बाद क्या बना, ग्राफिकन फॉलिकल, और ग्राफिकन फॉलिकल से क्या हुआ, ओवम रिलीज हो गया, और यही ग्राफिकन फॉलिकल जब ओवम को रिलीज कर देता है तो ये कार्पस लूटियम बन जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम। देखिए ये एक डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, oogenesis इन ह्यूमन फीमेल शोइंग फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ओवम का फॉर्मेशन कैसे होता है ये वो लिखा हुआ है। ये आप यदि समझ सकते हैं तो बहुत बेटर है, नहीं तो कोई बात नहीं है, ये आपको थोड़ा सा कठिन लगेगा, इसलिए मैं ज़्यादा इस चीज़ पर मैं जोर नहीं दे रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, हाँ जी। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये कहता है ए लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल्स डिजनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। ये कह रहा है जब अधिक मात्रा में जब फॉलिकल्स बनते हैं और वो डीजनरेट हो जाते हैं फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी, यानी कि प्यूबर्टी का मीन्स होता है, ठीक है, फीमेल्स के अंदर मेंसेस का स्टार्ट होना, उसको हम बोलते हैं प्यूबर्टी। यानी कि जब फॉलिकल्स जब डीजनरेट होते हैं, डीजनरेट कब होते हैं, जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, ठीक है। और जब प्यूबर्टी के बाद जब कई सारे जब फॉलिकल्स जब डीजनरेट कर जाते हैं और उनमें से कुछ फॉलिकल्स बचते हैं, यानी कि देयर फॉर एट प्यूबर्टी ओनली, जब प्यूबर्टी के बाद जब कुछ फॉलिकल्स बचते हैं वो उनकी संख्या है 60,000 से 80,000 संख्या है। ये प्राइमरी फॉलिकल्स केवल बचते हैं, कई सारे फॉलिकल्स जब डीजनरेट हो जाते हैं लेफ्ट इन ईच ओवरी, प्रत्येक ओवरी के अंदर, ठीक है। द प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाई मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स एंड ए न्यू थीका आर कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल। ये कह रहा है जो प्राइमरी फॉलिकल्स होता है उसके चारों ओर लेयर्स बनती है जिसको हमने ग्रेनुलोसा सेल्स बोला, ठीक है। और वो ग्रेनुलर सेल्स एक नया एक थीका बनाती है। थीका मीन्स होता है एक ऐसी लेयर का बनना जिससे ओवम सुरक्षित रहे, ठीक है। और उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए बोल दूंगा। सबसे पहले ये मेरा कर्सर चल रहा है, देखिए आप, ये लिखा हुआ ऊगोनिया। ऊगोनिया के बाद क्या हुआ, ये फॉलिकल का फॉर्मेशन हुआ। जब फॉलिकल का फॉर्मेशन हुआ तब ये प्रीमोडियल बना। प्रीमोडियल के बाद ये फॉलिकल का एक्टिवेशन हुआ। जब फॉलिकल का एक्टिवेशन हुआ तो उसके बाद प्राइमरी फॉलिकल बना। ये प्राइमरी फॉलिकल ने क्या किया, ये ग्रोथ किया। ग्रोथ करने के बाद ये सेकेंडरी फॉलिकल बन गया, ठीक है। अब इस बात को हम आगे समझेंगे, ठीक है, इतना ही समझो अभी। चलिए आगे आ जाते हैं हम। देखिए अब ये क्या कह रहा है, द सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफर इनटू द टर्सरी फॉलिकल। जब सेकेंडरी फॉलिकल बन जाते हैं, ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल बनने के बाद सेकेंडरी फॉलिकल क्या बनता है, टर्सरी फॉलिकल बनता है, ठीक है, विच इज़ कैरेक्टरिस्टिक बाई ए फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम। और ये टर्सरी फॉलिकल के अंदर एक कैविटी बनती है जिसको हम एंट्रम बोलते हैं और इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है, ओके। द थीका लेयर्स इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू एंड इनर थीका, ठीक है, इंटर एंड आउटर थीका एक्सटर्नल। यानी कि दो थीका भी बनते हैं, एक आउटर थीका बनता है, एक इनर थीका हमारा बन जाता है, ठीक है। इनर थीका और आउटर थीका ये क्या करते हैं, लेयर्स को ये सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखिए इस बात को मेरी। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, पॉइंट्स में आगे ले रहा हूँ। देखिए ये कह रहा है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट इट इज़ एट दिस स्टेज दैट द प्राइमरी oocytes within the tertiary follicles grow in size and complete it is first meiotic division। ये कह रहा है
जो प्राइमरी oocytes बना, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocytes बना, सेकेंडरी oocyte से हमारा टर्सरी फॉलिकल बना, ठीक है। और क्या करता है, ये अपना एक फर्स्ट म्यूटिक डिवीज़न कंप्लीट कर लेता है जब आपका टर्सरी फॉलिकल बन जाता है। इट इज़ एन अनइक्वल डिवीज़न रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte एंड ए टिनी पोलर बॉडी। और इसके परिणाम स्वरूप सेकेंडरी oocytes बनते हैं और एक छोटी पोलर बॉडी बनती है, ठीक है। द सेकेंडरी oocytes रिटेन बल्क ऑफ द न्यूट्रिशन रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocytes। जो सेकेंडरी oocytes है उसके अंदर अधिक मात्रा में रिच साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ये इन पॉइंटों को हम छोड़ देते हैं। एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस, इसको भी छोड़ देते हैं हम। द टर्सरी फॉलिकल, जो टर्सरी फॉलिकल है, फर्दर चेंज इनटू द मैच्योर फॉलिकल और ग्राफिकन फॉलिकल। जो टर्सरी फॉलिकल बनता है वो बाद में टर्सरी फॉलिकल ही आगे चल के मैच्योर होता है और वही ग्राफिकन फॉलिकल बनाता है, ठीक है। द सेकेंडरी oocytes, और जो सेकेंडरी oocytes है, oocytes मैंने आपको बताया था ओवम को बोलते हैं। द सेकेंडरी oocytes फॉर्म ए न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलिसुडा, ठीक है। और जो सेकेंडरी oocytes है उसके चारों ओर एक न्यू मेम्ब्रेन बनती है जिसको हम जोना पेलिडुसा बोलते हैं, ठीक है। ये एक टफ कवरिंग होती है, ये ओवम को सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। द ग्राफिकन फॉलिकल नाउ रप्चर, और ग्राफिकन फॉलिकल जब रप्चर होता है टू रिलीज द सेकेंडरी oocytes। जब ग्राफिकन फॉलिकल क्या होता है, जब ये रप्चर होता है तो ये सेकेंडरी oocytes रिलीज करता है, यानी कि ओवम को रिलीज करता है फ्रॉम द ओवेरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मीन्स अब आप समझ गए होंगे। ग्राफिकन फॉलिकल रप्चर होगा, रप्चर होके सेकेंडरी oocytes को रिलीज करेगा, यानी कि ओवम को रिलीज करेगा। उस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए एक डायग्राम को हम देख लेते हैं। ये कह रहा है ये ऊगोनिया सेल्स हैं। ऊगोनिया से क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल्स का फॉर्मेशन हुआ। फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल्स के बाद प्रीमोडियल बना, प्रीमोडियल के बाद फॉलिकल का एक्टिवेशन हुआ, फिर प्राइमरी फॉलिकल बना, प्राइमरी फॉलिकल ग्रोथ किया, ठीक है। और ग्रोथ करने का सेकेंडरी फॉलिकल बना, सेकेंडरी फॉलिकल ग्रोथ किया तो टर्सरी फॉलिकल बना। टर्सरी फॉलिकल के बाद ये लिखा हुआ है प्री ओवुलेशन। प्री ओवुलेशन का मीन्स होता है सेकेंडरी फॉलिकल का बनना, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, कैन यू आइडेंटिफाई मेजर डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। ये कह रहा है क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो और आप डिफरेंस कर सकते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में। तो हमने बोला हम बिल्कुल कर सकते हैं, और हमने इसके लिए हमने एक टेबल तैयार कर लिया है, ठीक है। तो देखिए आपको ये टेबल बनाना है, मैं बोल भी रहा हूँ आपके साथ साथ स्टूडेंट्स। तो देखिए सबसे पहले ये लिखा हुआ है, देखिए लोकेशन, और लोकेशन के बाद ये लिखा हुआ है स्पर्मेटोजेनेसिस, फिर लिखा हुआ है oogenesis। मेरा कर्सर साथ साथ चल रहा है। लोकेशन में सबसे पहला पॉइंट लिखिए नंबर ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस, यानी कि कितने नंबर ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस, ठीक है। सॉरी, इसके पहले ऊपर लोकेशन हम देख लेते हैं। लोकेशन स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता है, टेस्टिस में होता है, और oogenesis ओवेरी में होता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है लोकेशन के बाद नंबर ऑफ गैमेट प्रोड्यूस, ठीक है। नंबर ऑफ गैमेट प्रोड्यूस में हम लिखेंगे, टेस्टिस में हम लिखेंगे लाइफ लॉन्ग प्रोडक्शन, यानी कि जो टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है वो लाइफ लॉन्ग होता है, पूरे आजीवन होता है, और मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस बनते हैं, ठीक है। और oogenesis में फिक्स अमाउंट, और oogenesis में ओवेरी का फिक्स अमाउंट होता है। ओनली 400 मैच्योर आपके ओव्यूल्स बनते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ गैमेट्स के बाद हम देख लेते हैं गैमेट्स पर जर्म सेल्स। जो जर्म सेल्स है वो एक बार डिवाइड होने पे फोर गैमेट्स बनाती है। ये स्पर्मेटोजेनेसिस वाली लाइन में मैं आपको बता रहा हूँ गैमेट्स पर जर्म सेल्स, यानी कि एक बार जर्म सेल्स डिवाइड होने पर फोर हैप्लॉइड गैमेट्स को बनाती है, ठीक है। और जबकि
एक बार जर्म सेल्स ऊगोनिया में डिवाइड होने पर एक ही ओवम बनता है, ठीक है। अब बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस में हम बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस बिगिनिंग एट प्यूबर्टी, जब मेल प्यूबर्टी को अटेंड करता है तब से स्पर्म का बनने का शुरुआत होती है। और oogenesis में बिगिनिंग ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट, जब फीटल का विकास होता है, जब शिशु का विकास होता है, उसी वक्त से ही oogenesis यानी कि ओवरीज बनने की शुरुआत हो जाती है फीमेल्स में, ठीक है स्टूडेंट्स। अब लिखा हुआ है टाइमिंग ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। मेल में देखते हैं टाइमिंग ऑफ गैमेट फॉर्मेशन में कंटिन्यूस यानी कि आजीवन बनते हैं, और फीमेल्स में ओवम ओनली ए मंथ मेंसेस साइकिल, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान केवल एक ही ओवम बनता है महीने में एक बार, ठीक है। एंड ऑफ प्रोसेस में स्पर्मेटोजेनेसिस में लिखा हुआ है फर्टिलिटी इज लाइफ लॉन्ग बट रिड्यूस, ये कह रहा है मेल के अंदर जो फर्टिलिटी है वो लाइफ लॉन्ग रहती है, लेकिन उम्र के साथ साथ रिड्यूस होती जाती है, कम होती जाती है, जबकि फीमेल में जो फर्टिलिटी है वो स्टॉप हो जाती है आफ्टर मीनोपॉज। ओके स्टूडेंट्स, टाइमिंग ऑफ गैमेट रिलीज, ये मैं आपको पॉइंट अभी मैं बता चुका हूँ। टाइमिंग ऑफ गैमेट रिलीज, कभी भी गैमेट रिलीज हो सकता है मेल में, और फीमेल में केवल महीने में एक बार रिलीज होगा गैमेट्स, हर समय नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बराबर बोले हैं, आप इस पॉइंट्स को ज़रूर नोट डाउन करें, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लेते हैं पेपर में, ठीक है। अब हम कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रोक पॉइंट्स को हम देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है एक्स्ट्रा स्ट्रोक पॉइंट्स। पहले मैं ये देख लूँ आपकी कितने मिनट की आपकी वीडियो बन चुकी है, क्योंकि मुझे याद रखना पड़ता है सभी चीज़ों का। देख लेते हैं एक्स्ट्रा स्ट्रोक पॉइंट्स को हम देख लेते हैं। एक्स्ट्रा स्ट्रोक पॉइंट में oogenesis कंसिस्ट ऑफ 3 फेज, जो oogenesis होता है उसमें भी 3 फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज होती है मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकंड होती है ग्रोथ फेज, थर्ड होती है मैचुरेशन फेज। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन फेज को हम देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन फेज क्या कहता है, मिलियंस ऑफ oogonia फॉर्म्ड इन फीटल स्टेज। मल्टीप्लिकेशन फेज में जो फीटल होता है उसमें oogonia मिलियंस ऑफ स्टेज में बनती हैं, ठीक है। oogonia, सेकंड पॉइंट, oogonia मल्टीप्लाई माइटोटिकली एंड फॉर्म्स प्राइमरी oocytes। बाद में सेकंड पॉइंट है oogonia मल्टीप्लाई करती है, माइटोटिक डिवीजन करती है और प्राइमरी oocytes को बनाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। कर्सर मेरा नहीं चल रहा है, अब चलने लगा, ठीक है। अब ग्रोथ फेज को देख लेते हैं। ग्रोथ फेज में क्या कहता है, ग्रोथ फेज में लॉन्गेस्ट फेज ऑफ प्राइमरी oocytes, जो प्राइमरी oocytes होती है वो लॉन्गेस्ट फेज होती है, और इसमें सेल अरेस्टेड होती है इन डिप्लोटीन और प्रोफेस फर्स्ट की डिप्लोटीन स्टेज में, ठीक है। द कंडीशन लास्ट टिल प्यूबर्टी, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इन पॉइंट्स को, ये थोड़े से टेक्निकल पॉइंट हैं, ये आपने यदि सेल डिवीज़न पढ़ा हुआ है तो अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। मैचुरेशन फेज में बात करें तो म्यूसिस फर्स्ट ऑफ प्राइमरी oocytes में जब म्यूसिस फर्स्ट होता है और जब वो कंप्लीट करता है अपनी टर्सरी फॉलिकल्स को, ठीक है। और प्राइमरी oocytes गिव राइज टू सेकेंडरी oocytes, प्राइमरी oocytes से ही सेकेंडरी oocytes बनता है। सेकेंडरी oocytes कंप्लीट करता है म्यूसिस सेकेंड को, और लार्ज नंबर ऑफ, क्या कह रहा है, लार्ज नंबर ऑफ जब सेकेंडरी oocytes क्या करता है, फंक्शन, और ये ootodia सेल्स ग्रो करती है और अपना फंक्शन करती है, ठीक है। आपको पता है फीमेल गैमेट्स होता है। इन ह्यूमंस ओवम होता है वो रिलीज करता है फ्रॉम द ओवरी इस सेकेंडरी oocyte स्टेज। ह्यूमंस के अंदर जो ओवम होता है फीमेल्स में वो सेकेंडरी oocytes के दौरान जब सेकेंडरी oocytes होता है तब उस वक्त ओवम को
रिलीज करता है, ठीक है। मैच्योरेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte, जब सेकेंडरी oocytes का जब मैच्योरेशन होता है, ठीक है, तब वो टेक प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब यूजली आफ्टर द स्पर्म हैज एंटर द सेकेंडरी oocytes फॉर फर्टिलाइज। ये कह रहा है जब सेकेंडरी oocytes का जब मैच्योरेशन होता है, जब मैच्योरेशन होने के बाद क्या होता है, एक ओवम किस में आ जाता है, फैलोपियन ट्यूब में आता है, और बाहर से क्या होता है, स्पर्म अंदर आते हैं और स्पर्म फैलोपियन ट्यूब की तरफ जाते हैं और एक ओवम को फर्टिलाइज करते हैं, देन फर्टिलाइज करने के उसको फर्टिलाइज करते हैं, ठीक है। ये जो पूरा पॉइंट लिखा है वो आपको मैंने बताया है, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा जा रहा था, ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है द मैच्योर फॉलिकल नोन एज, जो मैच्योर फॉलिकल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आपके ग्राफिकन फॉलिकल, और जोना पैलिडोसा सराउंडेड सेकेंडरी फॉलिकल्स, जो आपके जोना पैलिडोसा होती है उसके चारों ओर सेकेंडरी क्या होता है, सेकेंडरी आपके कुछ लेयर्स होती हैं। जोना पैलिडोसा आपके सेकेंडरी oocytes के चारों ओर एक जोना पैलिडोसा होती है, उसको हम oocytes बोलते हैं। अब ये स्पर्म कैपिटेशन लिखा हुआ है, इस स्पर्म कैपिटेशन को मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा हायर लेवल का हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।